मर्सर सीएफए इंस्टीट्यूट ने ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2025 रिलीज किया है और इंडिया के लिए इसमें बहुत ही बुरी न्यूज़ है। समझेंगे इस इंडेक्स को, कैसे ये कैलकुलेट करता है पेंशन को, उसके अलावा इंडिया की खास तौर पे पोजीशनिंग इसमें क्या है, जो कि काफ़ी बुरी बात है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। बाकी वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करिए, इस तरह की और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2025 का ओवरव्यू क्या रहा। तो ये जो इंडेक्स है, ये ध्यान रखिएगा, हमेशा पूछा जाता है कि कौन रिलीज करता है, तो मर्सर सीएफए इंस्टीट्यूट एंड मोनास सेंटर फॉर फाइनेंशियल स्टडीज मिल करके इसको रिलीज करते हैं, लेकिन ज्यादातर समय आपको केवल मर्सर सीएफए इंस्टीट्यूट का ही नाम देखने को मिलेगा। ये एडिशन इसका 17वां है, मतलब 2025 में जो रिलीज हुआ है उसकी बात हो रही है। इसमें टोटल 52 कंट्रीज का जो रिटायरमेंट प्लान वगैरह और जो रिटायरमेंट स्कीम्स है उनको एनालाइज किया गया है। मतलब एक बहुत बड़ा लिस्ट नहीं है कि 180 देश या 150 देश को एनालाइज किया गया है, 52 कंट्रीज को एनालाइज किया गया है, जो कि कवरेज रखता है 65% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन। मतलब ये समझिए, जरूरी नहीं हर एक देश में पेंशन स्कीम हो ही, ये कई सारी कंट्रीज तो ऐसी हैं जो कि सैलरी ही नहीं दे पाती हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, बहुत ही मुश्किल है गवर्नमेंट के लिए, प्राइवेट के लिए। तो यहाँ पे जो 52 यहाँ पे देश रखे गए हैं, इसलिए कि वो लगभग 65% जो ग्लोबल पॉपुलेशन है उसको कवर कर लेते हैं। तो एक मोटा मोटा आइडिया मिल जाता है कि पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा होगा। इसमें जो पैरामीटर है, किसके आधार पे इसको असेस किया जाता है, उसमें 3 पैरामीटर है। एक है एडिक्वेसी, जिसको 40% का वेटेज यहाँ पे दिया गया है। मतलब कितनी पर्याप्तता है पेंशन स्कीम और जो आपको पैसा मिल रहा है वहाँ के नागरिकों को, कितना उनके पास उपयुक्तता है उसकी, कि वो उस पैसे से अपना घर चला सकते हैं कि नहीं, फाइनेंशियली स्टेबल हो पाएंगे कि नहीं। फिर आता है सस्टेनेबिलिटी, जिसको 35% वेट किया गया। फिर आता है इंटीग्रिटी, जिसको 25% वेट किया गया है। तो ये 3 जो पैरामीटर्स हैं, इन्हीं के आधार पे देशों को रैंक किया जाता है, नंबर दिया जाता है। अगर हम इनके आधार पे बात करें, एडिक्वेसी जिसको कहा जाता है बेनिफिट पिलर, मतलब ये बताता है कि जो बेस पब्लिक पेंशन है, एम्प्लॉयर सपोर्टेड जो पेंशन है, हाउस होल्ड जो सेविंग्स हैं, उनको कंसीडर करता है और ये समझाता है कि जो पेंशन आने वाले समय में मिलेगी या फिर अभी जो मिल रही है वो एडिक्वेट है कि नहीं, जो लाइफस्टाइल है, बेसिक जो जीवन है उसको बिताने के लिए वो पर्याप्त है कि नहीं है। मतलब ऐसे समझिए, आज के समय में कोई कहे कि उसे कोई वो एक कह सकते हैं टीयर 2 सिटी में रहता है और उसको कह रहे हैं कि अच्छा उसको 2,000 रुपये पेंशन मिल रही है। तो बताइए, टीयर 2 सिटी में 2,000 रुपये पेंशन, वो अपना ही खर्चा नहीं निकाल पाएगा व्यक्ति, अगर वो एक बेसिक जीवन बिताना चाहे तो ऐसे में इसी बात को ये मेजर करता है एडिक्वेसी। फिर आती है सस्टेनेबिलिटी, मतलब फ्यूचर पिलर है ये। मतलब जो पेंशन मिल रही है, लॉन्ग टर्म वाइबिलिटी उसकी कैसी है, मतलब इसमें क्या क्या फैक्टर्स इंक्लूड किए जाते हैं, जैसे लेवल ऑफ पेंशन कवरेज, कि जो पेंशन कवरेज का लेवल है वो कैसा है, कितने वृहद लेवल तक फैला है वो। उसके अलावा जो पेंशन मिलती है वो कहीं ना कहीं से तो आती है ना, मतलब आप चाहे जब नौकरी कर रहे होंगे तो कुछ ना कुछ पैसा सेव कर रहे होंगे, गवर्नमेंट को दे रहे होंगे, गवर्नमेंट काट रही होगी। तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, एसेट बनाती है कि आपका जो पैसा है उसको कहीं ना कहीं बॉन्ड में, शेयर में, कहीं ना कहीं वो लगा रही होती है, जहां से उसको बाद में चल करके पैसा मिलेगा। तो उसमें दूसरा जो फैक्टर लिया जाता है होता है टोटल एसेट सेव्ड फॉर रिटायरमेंट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, कि आपके जीडीपी के परसेंटेज में आपने कितना एसेट सेव किया हुआ है पेंशन देने के लिए, उसको ये मेजर करती है। उसके बाद डिपेंडेंसी रेशियो, मतलब वर्कर वर्सेस रिटायरी, कि कितना आपका जो डिपेंडेंसी रेशियो है, कि कितने वर्कर हैं उसके एवज में कितने रिटायरी हैं, उनको देखती है। उसके बाद गवर्नमेंट डेट, कि अगर गवर्नमेंट का डेट ही बहुत ज़्यादा होगा तो सिंपल सी बात है पेंशन उतने लेवल पे अच्छी नहीं मिल पाएगी, तो उसको ये सस्टेनेबिलिटी के तौर पे देखा जाता है। गवर्नमेंट का डेट बहुत बढ़ गया, कई बार ऐसा कहा जाता है कि इंडिया में जो पेंशनर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा जो है पैसा जाता है सरकार के बजट का, कि अगर उससे जो नए वर्कर्स हैं वो हायर किए जा सकते हैं। इस तरह के आपको हमेशा कमेंट देखने को मिलते हैं, तो वही ये सारी चीज़ें सस्टेनेबिलिटी में आती हैं। फिर आता है इंटीग्रिटी, जो कि है ट्रस्ट पिलर, मतलब ये बताता है कि जो हमारे देश के नागरिक, किसी भी देश के जो नागरिक हैं, उनका जो पेंशन सिस्टम में कितना ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस है। जैसे मैं आपसे कहूं कि आज आप जो है हर महीने 500 रुपये दो, आपकी एज में कहूँ कि 22 ईयर्स है, आपको 60 साल के बाद मैं इतना रुपए, अमुक रुपए कुछ भी कह दूं कि आपको 2,000 रुपये मैं हर महीने दूंगा, तो आपके ऊपर ये ट्रस्ट, मतलब आपको ट्रस्ट भी होना चाहिए ना मेरे ऊपर, कि आप मुझे 500 रुपये 22 साल से लेकर के 60 साल तक जो है देंगे, इतने लंबे समय तक के लिए आप मुझे पैसा देंगे, लगभग 38 ईयर्स के लिए। तो आपको ये 500 रुपये देने के लिए भी ट्रस्ट डेवलप करना होगा, हर महीने 500 रुपये कटेंगे। अगर ट्रस्ट ही नहीं होगा, आपको पता नहीं 60 साल के बाद दोगे कि कहाँ होगे, मुझे नहीं पता है ना।
तो ये जो ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस है उसको भी नापता है, जिससे पता चलता है कि अगर देश का जो रेगुलेशन है, गवर्नेंस है, वो काफी स्ट्रांग होगी तो आपको ये पता होगा कि 500 रुपये मैं दूंगा और अगर मैं जिसे दे रहा हूँ वो डूब भी गया ना तो मेरा जो पैसा है वो जो है वेस्ट नहीं होगा, उसकी रिकवरी मुझे मिल जाएगी, तो आप जो है आसानी से दे सकते हैं, वरना ये भी देने में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। बहुत ज्यादा ट्रस्ट फैक्टर यहाँ पे आता है। तो ये 3 पिलर्स हो गए। अब इंडिया के इन 3 पिलर्स में क्या परफॉर्मेंस रही उसको हम समझें, और इससे पहले हम ग्लोबल रैंकिंग देख लेते हैं, इंडिया की रैंकिंग क्या है। तो देखिए नीदरलैंड ने इसमें टॉप किया है, इसका स्कोर है 85.4, ए ग्रेड मिला है। आइसलैंड जो है वो 84 स्कोर मिला है, ए इसको ग्रेड मिला है। डेनमार्क है 82.3 इसको स्कोर मिला है और ए स्कोर मिला है। सिंगापुर चौथे नंबर पे आता है और सिंगापुर ऐसी पहली एशियन कंट्री है जो कि ए ग्रेड या उससे ऊपर की ग्रेड इसको मिली है। बाकी एशिया में सिंगापुर के अलावा और कोई भी ऐसी कंट्री, चाइना भी नहीं, जिसको ए ग्रेड प्राप्त हुआ है। 5वें नंबर पर इजराइल है जिसको भी ए ग्रेड मिला हुआ है। और इंडिया की रैंक आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैंने शुरुआत में क्यों कहा था। 52 रैंक है इंडिया की, 43.8 यहाँ पे नंबर है और ग्रेड मिला है डी। मतलब ये समझिए कि इस रैंकिंग में टोटल 52 देशों को रैंक किया गया और इंडिया आई है उसमें लास्ट, सबसे लास्ट है ना। तो ये कह सकते हैं कि इंडिया के लिए काफी चिंताजनक बात है पेंशन को लेकर के। कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी काम कर रहा है उसको ये इस बात की चिंता हमेशा ही सताती है कि जब तक वो काम कर रहा है तब तक तो पैसे मिल रहे हैं, उसके बाद का क्या, 60-62 साल के बाद का क्या, क्या उसे पैसे मिल पाएंगे कि वो अपना जो सम्मानित जीवन है वो बिता पाएगा कि नहीं। इसलिए पेंशन की जो फिक्र है और ज़रूरत है काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इंडिया को इसमें काफ़ी इंप्रूव करना है। अगर हम बात करें न्यूली एडेड कंट्रीज़ की 2025 में, तो कुवैत, नामीबिया, ओमान और पनामा को ऐड किया गया है इस बार की लिस्ट में। तो ये है ग्लोबल रैंकिंग। टॉप के आप याद रखिएगा, टॉप किसने किया, नीदरलैंड ने, और इंडिया की रैंक तो आपको भी याद ही रहेगी। बाकी हम बात करें इंडिया की यहाँ परफॉर्मेंस की, तो इंडिया सबसे लीस्ट परफॉर्मिंग यहाँ पे कंट्री रहा है। इसका स्कोर 43.8 रहा। पिछले साल था 44, इस साल 2.2 उससे भी कम हो गया। ग्रेड इसका कितना है, डी। अगर हम सब इंडेक्स की बात करें तो इंडिया ने सबसे ज्यादा जो बुरा परफॉर्म किया है वो किया है एडिक्वेसी में, पर्याप्तता, उपयुक्तता, कि कितना जो पैसा जो पेंशन मिल रही है उसकी एडिक्वेसी में इंडिया को ई ग्रेड मिला है। 34.7 मार्क्स यहाँ पे मिला हुआ है स्कोर। सस्टेनेबिलिटी में इंडिया का स्कोर केवल एडिक्वेसी से आप कंपेयर करें तो आपको अच्छा लगेगा कि डी स्कोर है, कि भाई सस्टेनेबल है जो भी यहाँ पे पेंशन पूरा सिनेरियो। इंटीग्रिटी में हालांकि थोड़ा सा जनता को ये विश्वास होता है क्योंकि गवर्नमेंट सिस्टम्स हैं कि इस तरह से काम करेंगे, अच्छा ठीक है पैसा ले लो, कहीं भागेंगे नहीं, और फिर गवर्नमेंट का थोड़े रेगुलेशन है, तो वो सी ग्रेड प्राप्त हुआ है। ये भी नहीं कि ए ग्रेड में है, सी ग्रेड है इंटीग्रिटी में। तो ये इंडिया के इंडेक्स को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इंडिया में एडिक्वेसी तो सबसे बड़ी दिक्कत है जो कि इंडिया को इम्प्रूव करनी है। और इस रिपोर्ट को बनाने के लिए इंडिया के जो रिटायरमेंट सिस्टम्स हैं जैसे ईपीएफओ, ईपीएस, नेशनल पेंशन सिस्टम और जो लिमिटेड जो वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के लिए, उनको यहाँ पे रिकॉर्ड में लिया गया, उसके आधार पे सारी रैंकिंग करी गई है। तो ये है इंडिया की परफॉर्मेंस। अगर हम बात करें कि इंडिया में कितने तरह की पेंशन स्कीम्स चलती हैं, तो देखिए जो अगर हम पब्लिक सेक्टर की बात करें, मतलब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए एक तो ये ओल्ड पेंशन स्कीम है और एक आई है न्यू पेंशन स्कीम, और इसके अलावा एक और है जिसको क्या कहा जाता है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जो कि कहा जा रहा है कि आप स्विच कर सकते हैं। तो 3 स्कीम आप समझिए कि ये आपके इंडिया में चलती हैं इनके लिए। बाकी अगर आप प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो उसमें ईपीएफ आती है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, ईपीएस है, एम्प्लॉयज पेंशन या स्कीम। उसके अलावा कई सारे कॉर्पोरेट पेंशन प्लान्स होते हैं प्राइवेट इंश्योरेंस के द्वारा, आपने देखा होगा एसबीआई, एलआईसी, इनके द्वारा जो है ना ऐसे पेंशन प्लान वगैरह दिए जाते हैं एचडीएफसी वगैरह के, कि आप इतना इतना पैसा दीजिए, आपको 60 साल के बाद इतना पैसा हम देंगे। तो ये सारे जो पेंशन प्लान है वो प्राइवेट सेक्टर के लिए हैं। वहीं पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर की अगर हम बात करें तो उसमें भी बहुत सारी स्कीम गवर्नमेंट की चलती है वेलफेयर प्रोग्राम के टाइप के, जैसे अटल पेंशन योजना हो गई, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना हो गई, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना हो गई, जो कि जो मार्जिनलाइज और जो स्मॉल फार्मर्स है उनके लिए है। एनपीएस ट्रेडर्स है, मतलब जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और जो ट्रेडर्स वगैरह हैं उनके लिए स्कीम है। इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम भी ये दी जाती है, गांव वगैरह में आपने सुना होगा इसके बारे में। तो ये है अनऑर्गेनाइज सेक्टर या फिर जो और अदर सेक्टर हो जाता है उसके लिए सारी स्कीम्स हैं। स्कीम्स तो हैं, उसके बावजूद भी इंडिया में एडिक्वेसी को बहुत खराब नंबर मिला हुआ है। तो इसके पीछे बहुत सारे तर्क दिए जा सकते हैं।
हमारी जनसंख्या भी काफ़ी ज़्यादा है, बाकी देशों से आप कंपेयर करेंगे तो लिटरेसी की भी काफ़ी कमी है। आज के समय में भी आप बात करें तो बहुत ही कम लोगों को पेंशन प्लानिंग वगैरह के बारे में सोचने को होता है। तो यहाँ पे अगर हम इम्प्रूवमेंट की बात करें तो हम कुछ रिकमेंडेशन ऐसे दे सकते हैं कि जैसे इंडिया को सबसे पहले तो जो हायर कंट्रीब्यूशन है उसके प्रति इंकरेज करना होगा। मतलब जो इंडिविजुअल्स हैं, जो एम्प्लॉयर्स हैं, दोनों तरफ से ये देखना होगा कि अगर आपको रिटायरमेंट पे एक अच्छा पैसा चाहिए तो सिंपल सी बात है, आपको कंट्रीब्यूट भी अच्छा ही करना होगा। आप सोचिए कि आप 10 रुपए पर महीने दें और आप सोचें कि आपको रिटायरमेंट के बाद 1 लाख रुपए मिले, तो ये नहीं हो पाएगा। आपको कंट्रीब्यूट भी वैसा ही करना होगा, है ना, दोनों के लिए, इंडिविजुअल और एम्प्लॉयर्स दोनों के लिए। दूसरी बात, जो पेंशन का कवरेज है उसको एक्सपेंड करने की जरूरत है, जो कि इनफॉर्मल और गिग वर्कर्स को भी यहाँ पे कंट्रीब्यूट करे। आज के समय में गिग वर्कर्स को यहाँ पे लेकर के बात हो रही है कि इनकी पेंशन के लिए जो कुछ इंतजाम ऐसा किया जाए। गिग वर्कर्स का मतलब जैसे आपने स्विगी जोमेटो वगैरह में देखा होगा ना, जो लोग काम करते हैं गिग वर्कर्स कहा जाता है। मतलब जो फॉर्मली एम्प्लॉयज नहीं होते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे काम कर रहे होते हैं, जो ओला उबर चला रहे हैं, तो गिग वर्कर्स कहा जाता है। तो उनको भी यहाँ पे कवरेज मिले पेंशन का। ऐसा नहीं है वो डिलीवरी कर रहे हैं, कल को अगर उनका एक्सीडेंट हो जाए या फिर एज ज़्यादा हो जाए, काम करना छोड़े, तो फिर उनको पैसा कहाँ से मिलेगा। तो उसके लिए भी यहाँ पे कहा जा रहा है कि इनको कुछ ना कुछ कदम उठाने चाहिए, जिसको लेकर के बहुत सारे ये भी बात हो रही है कि अगर ये कदम उठाए जाएंगे तो हो सकता है ये इफेक्ट जो है कंज्यूमर के ऊपर पड़े। क्योंकि जैसे अब जोमेटो को कहेंगे कि आपके यहाँ जो गिग वर्कर है उनके लिए आपको इतना इतना पैसा ईपीएफ में देना पड़ेगा, तो सिंपल सी बात है, वो जो पास ऑन होगा वो कस्टमर पे ही जाएगा, तो उससे जो सर्विसेज है वो महंगी होगी। लेकिन मतलब ये तो सिंपल सी बात है कि कहीं ना कहीं से पैसा तो आएगा ही, ये बहाने ऐसे दिए जा सकते हैं, तो ये ऐसे कहे जाते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट को जो मिनिमम पेंशन है उसको भी ग्रेजुअली इंक्रीज करने की जरूरत है, जो कि गवर्नमेंट स्कीम्स के द्वारा दी जाती है। जैसे आप अगर वृद्धावस्था पेंशन वगैरह भी देखें ना, काफी कम पैसा मिलता है उसमें। तो उसमें अगर आप ये सोचिए गवर्नमेंट पैसा दे रही है, उससे फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो जाएगी जिसे पेंशन मिल रही है, तो ये इम्पॉसिबल सी चीज़ है आज के समय में, जब इतनी महंगाई बढ़ चुकी है। तो उसको भी थोड़ा देखने की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा जो हमारा, जो मैं भी कह रहा था कि बहुत बड़ा पार्ट है पॉपुलेशन का जो कि पेंशन फंड और पेंशन प्लानिंग इन सब के प्रति अवेयर ही नहीं होता है। ज़्यादातर समय में जब वो उस अवस्था में पहुंच जाते हैं तब उसको समझ में आता है कि पैसे मिलेंगे कहाँ से अगर हम डेली काम नहीं करेंगे तो ऐसे में इसको फाइनेंशियली लिटरेट करना शुरुआत से ही जरूरी है, कि आप शुरुआत से ही लोगों को अवेयर कराइए पेंशन प्लानिंग के लिए। इसके अलावा गवर्नमेंट को अगर अपनी सस्टेनेबिलिटी को इम्प्रूव करना है तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मैकेनिज्म है उसके ऊपर ध्यान देना होगा, तो सस्टेनेबिलिटी थोड़ा इम्प्रूव हो पाएगी। मतलब जब आप जो अभी बात हुई थी ना कि आप जो एसेट डाल रहे हैं एज परसेंट ऑफ जीडीपी, उसको इम्प्रूव करने की जरूरत पड़ेगी, तब आपका जो पूरा ओवरऑल एक होलिस्टिक जो ओवरव्यू है वो इम्प्रूव होने का काम करेगा। तो ये थी पूरी रिपोर्ट। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होंगी। बाकी आपका क्या विचार है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।